अगले पेशवा माधवराव, पर मराठे मराठे थे। वाकई भारतीय इतिहास के दुर्दांत योद्धा रहे हैं। पता नहीं क्यों इंडियन हिस्ट्री के अंदर मराठों को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। वरना औरंगजेब के बाद के काल से लेकर अंग्रेजों के भारत में स्थापित होने तक, या जब तक मराठे खत्म नहीं हुए थे, ये जो 100 साल का टाइम है, ये पूरा मराठा शक्ति का टाइम है। थोड़े साल में मराठे वापस खड़े हो गए थे। इस युवा पेशवा ने मराठा पावर को रीऑर्गेनाइज किया, कंस्ट्रक्ट किया वापस। लोग जो नए नए सिर उठाने लग गए थे कि मराठे हार गए, इसलिए चौथ वगैरह देनी बंद कर दी थी, हैदराबाद के निजाम से जाके चौथ लाए कि साउथ का बड़ा राजा मुसलमानों में कौन, कि हैदराबाद का निजाम किससे लो, तो बाकी वाले तो डरते अपने आप देंगे। नया नया मैसूर में हैदर अली सर उठा रहा था, हैदर अली को जाके हरा के आए, वापस आए। गुजरात और मालवा पे जो मराठों का नियंत्रण था वो खुद समाप्त किया। और क्या वर्चस्व है एक बार वापस, कि मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड 1764 के बक्सर का युद्ध हारने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की पेंशन लेके इलाहाबाद में बैठा रहता था। 1765 से 72 तक वो इलाहाबाद में बैठा था, दिल्ली जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसको मराठे जाके कहते हैं, हम रक्षा करेंगे तेरी, दिल्ली चल। उसने कहा दिल्ली 2 खतरे हैं, तुम्हें रिश्तेदारी मार देंगे, एक अंग्रेज पेंशन नहीं देंगे, अंग्रेज मारेंगे। मराठे कहते दोनों से रक्षा, तेरे रिश्तेदारों को तो हमको समझते ही नहीं, और अंग्रेजों वाली पेंशन हम दे देंगे तेरे को, चल तू। चरमोत्कर्ष है ये मराठों का कि 1772 में, ऐसा इसमें लिखा हुआ नहीं, मैं बता देता हूं, पहले मेरा बताया हुआ होगा शायद। 1772 में महादजी सिंधिया जो थे वो मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को, शाह आलम सेकंड पढ़ाया वहां मैंने लिखवाया था शायद, शाह आलम सेकंड को दिल्ली छोड़ गए थे। पर उसी साल वो युवा पेशवा 72 में उसकी डेथ हो जाती है, टीबी हो गई थी उसके, पेशवा की डेथ हो जाती है। इतिहासकार है ग्रांट डफ, वो कहते हैं कि मराठों को इतना नुकसान तो पानीपत के तीसरे युद्ध में भी नहीं हुआ था जितना नुकसान इस युवा पेशवा की मृत्यु से हुआ है। कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने मराठों को खूब नुकसान पहुंचाया था, पर मराठों की वो अंदरूनी शक्ति है कि वो वापस उठ खड़े हुए। प्रत्येक परिवार का एक मराठा बच्चा युद्ध में शहीद हुआ था, लेकिन माओ ने फिर अपने लालों को अपने स्वराज की रक्षा करने के लिए भेज दिया। मराठे मावले एक बार फिर टक्कर लेने के लिए तैयार थे। उनकी दुदुम्बियां गुजरात, मालवा, हैदराबाद, मैसूर सब तरफ बोल रही थी। वो मुगल बादशाह को अपना पेंशनर बनाकर इलाहाबाद से अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली लेकर जा रहे थे। और वापस इस समय उस चरमोत्कर्ष के पॉइंट पर पहुंचकर एंटी क्लाइमेक्स शुरू होता है जब पेशवा की डेथ हो जाती है। एक बार फिर कुछ बिखरा हुआ सा था। पेशवा का छोटा भाई नारायण राव नया पेशवा बना, तो जो नारायण राव का चाचा था रघुनाथ राव, इसने विरोध किया। ये बालाजी बाजीराव का ही भाई है। यदि आप बाजीराव मस्तानी देखते हैं तो उसमें मस्तानी के और प्रियंका चोपड़ा दोनों के साथ में बच्चे होते हैं। प्रियंका चोपड़ा का पहला बड़ा बेटा तो मैंने जो बताया नाना साहब दिखाया हुआ है, फिर वापस दोनों साथ में बच्चे होते हैं दोनों के। जो मस्तानी के बच्चा होता है उसका नाम रखा जाता है शमशेर बहादुर। इधर जो प्रियंका चोपड़ा के सेकंड बच्चा होता है उसका नाम रखा हुआ काशीबाई के जो सेकंड बच्चा, उसका नाम आप मूवी देखना तो वापस देखना, रघुनाथ राव है, पर उसको प्रियंका चोपड़ा राघोबाई बोलती रहती है। एक सीन भी है जिसके अंदर वो दोनों को एक साथ खिला रहा है, शमशेर बहादुर को और राघोबा को साथ में लेके खिला रहा है। अब राघोबा ने कहा कि जब पेशवा के भाई को पेशवा बना रहे हो तो मैं पुराने वाले पेशवा का भाई हूं, मुझे बनाओ। मराठों ने कहा कि नहीं, नहीं बनाएंगे तेरे को, तो नारायण राव को बनाएंगे। ये जो अब वाला पेशवा इसका भाई बनेगा, पुराने वाले का अब कोई लेना देना नहीं।
रघुनाथ राव को गुस्सा आया, रघुनाथ राव ने पेशवा को मार दिया। उसने कहा लो अब इस पेशवा वाला भाई मर गया तो अब तो पुराने वाले पेशवा वाले को बनाओ। मराठों का तेरे को तो मरा ही नहीं बनाई और किसी को बना दे। किसको बनाओगे? इस पेशवा कोई बच्चा ही नहीं था। पता चला कि पेशवा की एक रानी प्रेग्नेंट है, महीने 2 महीने में इसके बच्चा होने वाला है। मराठों ने कहा कि हम वेट करेंगे, यदि इसके बेटा हो गया तो वो पेशवा बन जाएगा। मराठों की किस्मत एक बार फिर काम कर रही, बेटा हुआ, नाम रखा गया माधव नारायण राव और उसको नया पेशवा बना दिया। पैदा होते तो कहा कि साहब ये तो टाबर है, पैदा होते पेशवा बना दिया गया, राज्य कौन संभालेगा? तो कहा 12 लोगों की काउंसिल बनाई जाए, 12 मेंबर्स कमेटी बनाई जाए, एक 12 भाई परिषद बोलते उसको, कहा ये शासन संभाल लेगी। तो 12 भाई काउंसिल को कहा गया कि आप शासन संभालें। इस 12 भाई काउंसिल के सबसे मुख्य 2 बंदे थे, महादजी सिंधिया और नानाजी फडणवीस। फडणवीस महाराष्ट्र नहीं होते, देवेंद्र फडणवीस सीएम ही थे, सिंधिया। इन दोनों कहा गया भाई जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाए आप संभालिए जो कुछ भी। राघोबा को लगा यार मतलब मैंने मारा पुराने वाले पेशवा को फिर भी कुछ ही नहीं मिला, तो कहां जाए? तो साउथ में दूसरी बड़ी शक्ति जो अपने पैर जमा रही है वो आपके अंग्रेज। महाराष्ट्र में मराठे, महाराष्ट्र के पास बॉम्बे, बॉम्बे के अंदर आपके अंग्रेज। तो राघोबा भाग के अंग्रेजों के पास चला गया। अंग्रेजों को बैठे बिठाए मौका मिला कि घर में ही फूट है, मतलब राघोबा पेशवा बनना चाहता है, इसको पेशवा नहीं बना के उन्होंने माधव नारायण राव को पेशवा बना दिया है। बॉम्बे वाले अंग्रेजों ने कहा कि चिंता मत कर, भाई को पूरा सपोर्ट है, हम तेरे को ही बनाएंगे पेशवा। सुनना थोड़ा सा, मैं एक चीज बता रहा हूं आप। मैंने बीच में आपको बताया कि अंग्रेजों के भारत में 3 सेंटर, बंगाल, बंगाल प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसियां बोलते थे, मद्रास, बॉम्बे। तीनों में मेरा बताया हुआ कि एक एक गवर्नर बैठता था। बॉम्बे में एक गवर्नर, मद्रास में एक गवर्नर और आपके कलकत्ता में एक गवर्नर। पर 1773 में एक कानून लेके आए थे, हम आगे पढ़ेंगे इस कानून के बारे में। इस कानून को बोलते थे रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि बंगाल वाला जो गवर्नर है इसको गवर्नर जनरल कहा जाए, जीजी कहा जाए। बंगाल वाला गवर्नर गवर्नर जनरल होगा और मद्रास और बॉम्बे वालों पे कंट्रोल रखेगा। मद्रास और बॉम्बे वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये बंगाल वाले से पूछना पड़ेगा। सारी बात तो मत पूछना, थोड़ी थोड़ी तो पूछ लेना। पहले तीनों बराबर है, बंगाल वाला, मद्रास वाला, बॉम्बे वाला। 1773 में कानून आता है रेगुलेटिंग एक्ट और इसमें कह दिया गया मद्रास और बॉम्बे वाले कुछ शक्तियों के तहत विद लिमिटेड पावर्स बंगाल के अंडर काम करेंगे। मैंने बताया राघोबा जो है वो भाग के किसके पास गया? बॉम्बे वालों के पास। राघोबा भाग के बॉम्बे वालों के पास जाता है और राघोबा इन बॉम्बे वालों के साथ में एक संधि कर लेता है, सूरत की संधि। और उसने बॉम्बे वालों को कहा भाई मुझे बना दो, मैं आपको बहुत कुछ दूंगा, ये एरिया मैं आपको दे दूंगा, साल सेट दे दूंगा, बसीन दे दूंगा जो हमने पुर्तगालियों से छीने हुए, थाना और दे दूंगा एक नया एरिया। बंगाल वालों को लगा ठीक है एक बार ये देगा, धीरे धीरे तो अपने और ले लेंगे। फिर सबसे बड़ी बात अपना कठपुतली बनेगा भाई, पपेट रहेगा अपना, एहसानमंद रहेगा। उधर पेशवा को संभाल कौन रहा है? 12 भाई परिषद। 12 भाई परिषद को यह बात पता चली कि राघोबा भाग के बॉम्बे वालों के पास चले गए और बॉम्बे वालों ने अटैक कर दिया इधर। ये 1775 की बात है जब ये सूरत वाली संधि हो रही है। मराठों को यह पता था कि इन तीनों में बॉम्बे, मद्रास, बंगाल वालों, बंगाल वाले सीनियर है। तो मराठों की तरफ से नानाजी फडणवीस गए, पेशवा की तरफ से नानाजी फडणवीस गए
बंगाल वालों के पास। और बंगाल वालों को जाग कहा, भाई हमारा पेशवा माधव नारायण राव है, तुम्हारे बॉम्बे वाले मान नहीं रहे, वो राघोबा का साथ दे रहे हैं, बंगाल वालों आप उनको समझाओ, हमारे पेशवा को पेशवा रखो और आपको भी हम उचित इनाम देंगे, चिंता मत करो। और पेशवा ने या नानाजी फडणवीस ने उनकी तरफ से इनके साथ एक संधि कर ली, पुरंदर की संधि। 1776 में। 75 में वो भी उन्होंने अटैक किया तो ये भाग के उधर गए। 76 में इन्होंने पुरंदर की संधि कर ली। मतलब राघोबा पेशवा बनने के लिए कर रहा है बॉम्बे वालों से सूरत की संधि 1775, पेशवा की तरफ से नानाजी फडणवीस पुरंदर की संधि कर रहे हैं। बंगाल में गवर्नर जनरल हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बॉम्बे वालों को मैसेज किया, भाई बॉम्बे वालों हमने नई संधि कर ली और तुम इस संधि को तोड़ दो, अपने को राघोबा को पेशवा नहीं बनाना, अपने तो पेशवा बनाना माधव नारायण राव को। बॉम्बे वालों ने कहा तू कौन ये कहने वाला हमें? उसने कहा मैं बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहता है कि मद्रास और बॉम्बे वालों को थोड़ी थोड़ी बातें मेरे से पूछ के करनी पड़ेगी। बॉम्बे वालों ने कहा ये बात उनमें आती नहीं, ये उन थोड़ी थोड़ी के अंदर नहीं आती। उसने कहा मैं गवर्नर जनरल हूं, तुम तो खाली गवर्नर हो। बॉम्बे वाले हंसे और उन्होंने कहा अच्छा काल मरी आज भूतनी होगी, तू बताएगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और हम पुरंदर की संधि को नहीं मानते, हमारी तो सूरत वाली संधि है, हम तो राघोबा को बनाएंगे। तो कुल मिला के सूरत वाली पुरंदर वाली संधि तो लागू ही नहीं हुई, सूरत वाली संधि लागू हुई। तो अब बॉम्बे वाले और मराठे आपस में लड़ रहे हैं। बंगाल वाले चुप हो गए, उन्होंने कहा नहीं मान रहे, अब तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो मराठों ने कहा तो लड़ाई बचा तो लड़ा जाए। मराठे लड़े और मराठों ने एक युद्ध में बहुत ढंग से बॉम्बे वालों को हराया। बड़गांव का युद्ध हुआ और उस बड़गांव वाले युद्ध के अंदर बहुत ढंग से हरा दिया बॉम्बे वालों। मराठों का रुको, तो फिर जब लड़ाई करनी है तो फिर ढंग से करते हैं। तो अब बॉम्बे वालों ने सरेंडर किया, काली गाय है, धूड़ खाई आइंदा से नहीं खाएं, संधि कर लो भाई साहब, हमने तुम्हारे जिन जिन इलाकों पे कब्जा किया हम वापस दे देंगे, हमारे 2 अंग्रेजों को तुम गिरफ्तार और कर लो, तुम इस पेशवा को भी गिरफ्तार कर लो। लाए लगे इस पेशवा के, इसके चक्कर में हमारे बड़गांव में हारे तो वहां पर संधि की गई, बड़गांव की संधि। 1779। ये बात बंगाल वालों को पता चली कि बॉम्बे वाले लड़े और बॉम्बे वाले हार गए। बंगाल वालों ने कहा कि घर की लड़ाई अलग है, घर में लड़े तो 5 पांडव अलग और 100 कौरव अलग, पर किसी तीसरे के सामने यूं बेइज्जती होती हो तो हम 105 हैं। और बंगाल वालों ने कहा कि कोई नहीं बॉम्बे वालों, तुमने तो हमारी नहीं मानी थी और फालतू में मराठों से पंगा ले लिया था, पर अब कोई नहीं, अब लड़ाई बंद मत कर देना। बॉम्बे वालों का बंद मत करो, ये मारेंगे मराठे, हालत खराब है। बंगाल वालों का हम आ रहे हैं। तो युद्ध वापस चालू ही रखा, युद्ध बंद नहीं किया। फाइनली एक स्टेज ऐसी आ गई कि ना मराठे हार रहे हैं ना अंग्रेज जीत रहे हैं, विन विन कंडीशन चले, कभी इस युद्ध के अंदर अंग्रेज जीत जाए, कभी उसके अंदर मराठे जीत जाए। फिर कितना लंबा युद्ध खींचोगे? कब 1775 में सूरत की संधि से शुरू किया था, 7 साल होने को आए थे। फिर कहा अब जैसे तैसे करके दोनों की कुछ कुछ बातें मान लो और खत्म करो युद्ध। एक और संधि की गई, सालबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782। और इसमें संधि करके युद्ध कर दिया बंद, और युद्ध बंद करके कहा कि पेशवा तो माधव नारायण राव को ही रखना पड़ेगा। ठीक है साहब, इसको रख लो। इसका मतलब मराठों की मान ली गई। राघोबा, तो अंग्रेजों ने कहा राघोबा को पेंशन देनी पड़ेगी, भाई ये हमारी तरफ से लड़ा है यार। तो कहा ठीक है राघोबा को पेंशन दे देंगे। अंग्रेजों ने कहा हमें भी तो थोड़ा बहुत तो कुछ दो। अंग्रेजों को 2 जगह दे दी, सालसेट और एलिफेंटा का, ये 2 जगह तुम रख लो, तुम लड़े तो तुम रख लो। तो कुल मिला के सबको राजी कर दिया। माधव नारायण राव को कह दिया तू पेशवा है, राघोबा कह दिया कि भाई पेशवा तो बना नहीं सकते, पर यूं छोड़ते तो ये तेरे को बाकी मराठे मार देते, मारेंगे भी नहीं, उल्टा तेरे को पेंशन और देंगे, तेरी सम्मानजनक जिंदगी तो जी कम से कम। अंग्रेजों को कहा कि तुम सालसेट और एलिफेंटा रख लो। तो पहले अंग्रेज मराठा युद्ध 1775 से शुरू होकर 1782 तक चलता है। 4 संधियां याद रखनी है, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सालबाई की संधि। सूरत की संधि बॉम्बे और राघोबा करते हैं, पुरंदर की संधि बंगाल और पेशवा करता है, बड़गांव की संधि में अंग्रेज हारने के बाद ये संधि करते हैं, इसलिए अंग्रेजों के लिए बहुत सेमफुल ट्रीटी है, और सालबाई की संधि द्वारा युद्ध खत्म होता है। पढ़ लेते हैं अपने लिखी हुई, और पर आप सीधा सीधा सा याद भी रखें।
ट्रीटी ऑफ सूरत राघोबा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में। राघोबा को पेशवा के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो अंग्रेज राघोबा को 2500 सैनिकों की सहायता देंगे। और राघोबा पेशवा बनता है तो 3 जगह देगा, सालसेट, बसीन और थाना। सालसेट तो हो ही गया, और सालसेट बसीन तो जो पुर्तगालियों से चिन्हे थे। थाना देखो हम आगे पढ़ेंगे कि भारत में पहली रेल कहां से कहां के बीच चलाई गई थी, तो अपने पढ़ते हैं थाने तक वो ट्रेन चलाई गई थी, तो थाने या थाना यही है अपने आप, जगह का नाम है महाराष्ट्र के अंदर। उधर से ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में, अगले ही साल। ये भी देख लो, ये एक संधि 75-76, ये 2 लगातार रह जाएंगे, फिर 3-3 साल की गैप में। 75 से युद्ध शुरू हो रहा है, 82 पे खत्म हो रहा है अपना। ये पेशवा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच, पेशवा की तरफ से नानाजी फडणवीस गए, लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने संधि को स्वीकार नहीं किया। बड़गांव के युद्ध में मराठों ने अंग्रेजों को हरा दिया, ये मैंने बात बताई दी आप। अच्छा, इसमें लिखा हुआ नहीं, ये भी याद, बड़गांव के युद्ध में अंग्रेजों को हराया, तो इसके बाद में बड़गांव की संधि भी, ये लिखी हुई नहीं इसमें बात। बड़गांव की संधि हुई 1779। याद रखना, ये संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक संधि थी। अंग्रेजों के लिए सेमफुल ट्रीटी थी, अपमानजनक संधि थी। हारना ये बात करनी पड़े तो अपमानजनक ही होगी। फिर फाइनल सालबाई की संधि द्वारा ये युद्ध समाप्त हो जाता है। जो मीडिएटर बने थे वो थे महादजी सिंधिया, उन्होंने जा करवाया था। इस संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया। माधव नारायण राव को पेशवा रखो, राघोबा को पेंशन दो, और अंग्रेजों को 2 जगह दे दो, सालसेट और एलिफेंटा। सालसेट तो वो समझ ही गए, एलिफेंटा तो पढ़ते हैं अपने, एलोरा है, अजंता है, एलिफेंटा, इनमें जो गुफाएं बनी हुई है, तो एलिफेंटा वो गुफाओं वाला जो इलाका है वो अंग्रेजों को दे दिया, भाई आप रख लो। कुल मिला के पहले युद्ध में मराठे अंग्रेजों से हारे नहीं है, जीते नहीं तो आप ये भी नहीं कह सकते हारे नहीं, उल्टा मराठे थोड़ी बहुत लीड के अंदर ही थे। बंगाल का गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स कहता है उस संधि के लिए, सालबाई की संधि के लिए, यह आपातकाल के दौरान एक सफल संधि वार्ता थी, कि अब इमरजेंसी का सा टाइम चल रहा था, दोनों ना हार रहे थे ना जीत रहे थे, जैसे भी थी अच्छी थी। किस्मत वापस एक बार मराठों की पलटा खाई। 1795 में इनका पेशवा सुसाइड कर लेता है। कुछ तो कहते हैं नानाजी फडणवीस के ज्यादा कंट्रोल में काम कर रहा था, कंट्रोल में बेचारा सुसाइड कर लेता है। उसी साल महादजी सिंधिया मर गए, 5 साल बाद नानाजी फडणवीस मर गए। कुल मिला के मराठों की जो ढंग की लीडरशिप थी वो यकाएक एक साथ ही खत्म हो गई। 4-5 साल में मराठों के ढंग के नेता सारे मर गए। अब जितने भी आ गए वो बेलखने थे। अगला पेशवा बनाया बाजीराव सेकंड, राघोबा का बेटा है। राघोबा पूरी जिंदगी ये करते करते मर गए, मुझे पेशवा बनाओ मुझे बनाओ, उनको नहीं बनाया तो इसको बना दिया कि बाजीराव को बना दिया। जैसे बापू बेलखना था वैसे बेलखना ये था, जैसा गोदाम हो माल वैसा ही निकलना है उधर से। ये अपने पापा जैसा ही था, राघोबा का बेटा था, अयोग्य पेशवा था। वही बात कि जब राजा अयोग्य हो जाता है तो मंत्री पावरफुल हो जाते हैं। किसी टाइम छत्रपति बहुत पावरफुल थे तो मंत्री उनके अंडर में रहते थे, छत्रपति कमजोर हुए तो पेशवा मजबूत हुआ, तो बाकी सरदार उसके अंडर में लड़ते थे। अब जब पेशवा कमजोर हुआ तो बाकी सरदार को लगा कि अपने पेशवा पे कंट्रोल कर ले। बाकी सरदारों में मुख्य थे 2, एक तो सिंधिया, कहां रहता है सिंधिया? ग्वालियर। एक होलकर, होलकर कहां रहता है? इंदौर। होलकर का नाम है जसवंत राव, ये तो इनकी जातियां थी। और सिंधिया जो इस टाइम बना हुआ है वो है दौलत राव। इन दोनों के नाम आपने अपनी राजस्थान जीके में भी पढ़े होंगे। दौलत राव सिंधिया अपने 1800 में मालपुरा के युद्ध में जयपुर के प्रताप सिंह को हराता है। जसवंत राव होलकर, अभी हम पढ़ेंगे जसवंत राव होलकर, आपने राजस्थान में कहां पढ़ा था अभी मैं और बताऊंगा आप। सिंधिया और होलकर पूना में अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। पूना में क्यों? क्योंकि पेशवा कहां रहता है? पूना में। और भाई साहब सिंधिया ने पेशवा के साथ दोस्ती कर ली, और सिंधिया ने पेशवा कान भरे की होलकर है ना ये बहुत गंदा आदमी। होलकर का भाई था बिट्ठू जी। एक दिन दोनों पड़े, सिंधिया और पेशवा पड़े और बिट्ठू जी को मार दिया। होलकर को जब पता चला कि मेरे भाई बिट्ठू जी को मार दिया, होलकर ने कहा था माजी सटक ली, ये नहीं कर सकते आप। होलकर पुना पे अटैक कर देता है। बाजीराव को तो पता चला कि होलकर आ रहा है, तो बाजीराव तो भाग गया पुना छोड़ के, और पुना गया, पुना में जाके उसने कहा अब बाजीराव को तो मैं पेशवा मानता ही नहीं हूं, मैं एक नया पेशवा बनाता हूं, विनायक राव। और कहा आज के बाद हमारा पेशवा विनायक राव है।
बाजीराव भाग के कहां जाए? सिंधिया तो अपने ग्वालियर चला गया चुपचाप। बाजीराव का तो पुणे ही घर, पुणे से भाग के जाएगा कहां? बाजीराव को एक रास्ता पता था जिसपे कभी पापा चले थे। पापा ने कहा था जब भी कोई संकट आए तो बॉम्बे की तरफ जाना है अपने। पापा बॉम्बे की तरफ गए थे अंग्रेजों के पास, बाजीराव भाग के अंग्रेजों के पास चला गया। अंग्रेज तैयार ही बैठे थे और अंग्रेजों ने कहा पूरी सहायता देंगे इस बार, चिंता मत कर तू। तेरे पापा को तो पेशवा नहीं बना पाए थे, तेरे को पेशवा रखेंगे और सारी सहायता मिलेगी। और अंग्रेजों ने इसके साथ एक संधि कर ली, बसीन की संधि। ये याद रखना, 1802 में ये बसीन की संधि हुई थी। ये कोई पूछ लेगा आपसे किस किस के बीच में, तो अंग्रेजों के पेशवा के बीच में। पेशवा कौन है? तो पेशवा बाजीराव सेकंड है। पर अंग्रेजों ने कहा कि आज के बाद तेरी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी, और जब हम तेरी सुरक्षा कर रहे हैं तो आज के बाद तू किसी से भी बातचीत करेगा तो तू नहीं करेगा, तेरी तरफ से हम करेंगे। मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स, सुरक्षा और विदेशी मामले हमें दे। घर में तेरे को बिठाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है, पर बाहर के सारे मामले हम टैकल करेंगे। ठीक भाई, कैसे टैकल करोगे? मेरे पे किसी ने आक्रमण कर दिया तो काम सेना रखेंगे पुणे में, ना चिंता कर। अच्छा, किसी दूसरे से बात करने कोई आ गया बात करने के लिए, तुम तो बॉम्बे रहते हो, मैं कैसे कहूंगा कि वो बात करने आ गया, फिर तो मुझे ही करनी पड़ेगी। ना 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 ना, हमारा एक बंदे का रेजिडेंस वहीं पुणे में होगा, और जो पुणे में रेजिडेंस होगा उसको हम कहेंगे रेजिडेंट। वो तेरा ध्यान रखेगा, वो बातचीत करेगा, सेना तेरी सुरक्षा कर देगी, रेजिडेंट विदेशी मामले देख लेगा तुम्हारे। और हम जब तेरी सुरक्षा कर रहे हैं तो हम पैसे लेंगे, 26 लाख रुपए। रुपए तो है नहीं, इतना इतना एरिया दे दे, इस एरिया से जितनी भी रकम आती है वो हम रखेंगे। ये सूरत वाला बंदर का भी हमें दे, आज के बाद यहाँ पे कोई टैक्स वैक्स नहीं लेने देंगे हम तेरे को। ये पूरा बंदर का अब हमारा ही है, हम जो चाहें कंस्ट्रक्शन करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये रख लो। सब कुछ दे दिए गए, रेजिडेंट बिठा दिया। अंग्रेज आए, विनायक राव को हटाया, बाजीराव को वापस बिठाया, रेजिडेंट बिठा गए, सेना छोड़ गए, एरिया ले लिया, सूरत ले लिया। अब जो सिंधिया, होलकर, भोसले ये थे बाकी वाले, गायकवाड़ इनमें सीधा था, वो लड़ाई वड़ाई नहीं करता था बेचारा। थोड़े दिनों में बात ठंडी मीठी हुई, लगा यार कोई बात नहीं, घर में लड़ाई होगी, वापस समझौता करते हैं। पेशवा से मिलने आए, पर बाहर तो रेजिडेंट बैठा है। पेशवा से कौन बात करेगा कौन नहीं करेगा, तो रेजिडेंट तय करेगा। उसने पूछा कौन हो? अरे कहा यार हम विदेशी नहीं है, घर के ही है। तो भी पेशवा से मिलने आए तो मेरे को बताना पड़ेगा कौन हो कौन नहीं हो। इतनी देर मिल रहे हो तो 1 घंटे मिलोगे, 12 जाना बाद में क्या बातचीत करोगे वो और बतानी। उन तीनों जाकर ये क्या जम पाड़ लिया बाहर कि लिख रहा है 1:11 पर आए हो, कितने बजे वापस जाओगे? और पेशवा रोया। पेशवा का मैंने दूध खा ली, अंग्रेजों के पास चला गया आपसी लड़ाई के चक्कर में, और ये तो इसको बिठा गए, ये तो मुझे और तंग करता है। मैं तो ये बताने जोगा भी नहीं रहा कि शाम को कौन सी सब्जी खाऊंगा, ये तय करता है मेरे तो, क्या खाना है क्या पीना है, किससे मिलना है, कहां जाना है। तो अब क्या करें? पेशवा ने कहा मैंने तो ये गलती कर दी, आप ये गलती सुधार दो। तो कैसे सुधारे? तो आप अंग्रेजों से लड़ाई करो, और लड़ाई करके अंग्रेजों को हरा दो, फिर अपने इसको भी भगा देंगे। तो कहा आपका यार, मैं तो अब संधि करके आया हूं उनसे, मैं तो उनके खिलाफ कैसे लड़ दूं? बाकी चिंता मत करना, मन और धन से मैं आपके साथ हूं, तन से तो अब कैसे आ सकता हूं संधि। मराठों ने कहा ठीक है, और मराठों ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठा लिया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 में शुरू हो जाता है। पर अब लफड़ा, मराठों के आपस में नहीं बने, सिंधिया और होलकर एक दूसरे को आंखों नहीं छुआए। पर मराठा साम्राज्य की रक्षा करनी है, अंग्रेजों का जो इंटरफेयर बढ़ रहा है उसको दूर करना है, तो करना तो पड़ेगा ही। तो कहा अलग अलग लड़ेंगे, सिंधिया अलग लड़े, भोसले अलग लड़े, होलकर अलग लड़े। अंग्रेजों का ये वाला गुड आइडिया, शाबाश, जिसने भी तुम्हें आइडिया दिया ना उसको थैंक यू बोलना। अंग्रेजों ने तीनों को पटक पटक के धोया इनको। अंग्रेजों ने सिंधिया को अलग कराया, होलकर को अलग कराया, भोसले को अलग कराया, तीनों के साथ संधियां की। तीनों में एक एक रेजिडेंट बिठाया, ग्वालियर में रेजिडेंट अलग, नागपुर में रेजिडेंट अलग, इंदौर में रेजिडेंट अलग।
किसी टाइम में एक केवल पेशवा का रेजिडेंट था, अब सब जगह उन्होंने अपने रेजिडेंट बिठाए, सबके साथ अलग अलग संधियां कर ली। और ये दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध ही था। सबसे लास्ट में होलकर संधि करता है इसमें। होलकर कई दिन तक दौड़ता भागता है। होलकर अपने राजस्थान आया था, भरतपुर महाराज रणजीत सिंह जी ने होलकर को शरण दे दी थी। होलकर का पीछा करते हुए लॉर्ड लेक आया था। लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर 5 हमले किए थे, फिर भी भरतपुर को जीत नहीं पाया था। इसलिए हम भरतपुर को आयरन फोर्ट या लोहा गढ़ कहते हैं। ये बात मेरे राजस्थान जीके में बताई हुई, आपके दिमाग में आनी चाहिए। पूरा एग्जैक्टली यही लाइन लिखाई हुई है दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान। आज वो मैं दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध पढ़ा रहा हूं आपको, कि अंग्रेजों ने इन सबको अलग अलग युद्धों में हरा दिया और अलग अलग युद्धों में हरा के इनके साथ में संधियां की। संधियां याद रखनी है। सिंधिया के साथ में की थी सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ये पूरी नहीं लिखी हुई भाई, ये पूरा लिखना। सुरजी अर्जुन गांव की संधि, इसका नाम सुरजी की संधि नहीं है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि इस गांव का नाम था भाई, तो जहां पर ये संधि की थी। ये तो कर ली सिंधिया के साथ। भोंसले के साथ की देवगांव की संधि और होलकर के साथ में की थी राजपुर घाट की संधि। सबसे लास्ट वाली होलकर के साथ में हुई थी, तो याद रख लेना। सिंधिया के साथ कौन सी संधि है? सुरजी अर्जुन गांव। भोंसले के साथ कौन सी है? देवगांव। होलकर के साथ कौन सी है? राजपुर घाट। इससे पहले पेशवा के साथ कौन सी की? तो पेशवा के साथ उन्होंने की थी आपके बेसिन की संधि, बसीन की संधि। तो सेकंड एंग्लो मराठा में भी कम से कम ये 4 संधियां। पहले वाले की 4, सूरत, पुरंदर, बड़गांव, सालबाई। इसमें बसीन, सुरजी अर्जुन गांव, देवगांव और राजपुर घाट। सब जगह उन लोगों ने अपना एक एक रेजिडेंट बिठा लिया इन सबके साथ में। कई दिन तक तो मामला इनके शांति से चलता रहा। अब पहले मराठे लूटपाट करते थे इधर उधर, अब जब अंग्रेजों ने हरा दिया तो अंग्रेजों ने कहा अभी लूटपाट वगैरह बंद करो तुम्हारी संधियों में। मराठों के साथ लूटपाट करने वाली एक जाति और थी, इसका नाम था पिंडारी। वो पिंडारी पहले मराठों के साथ लड़ने के लिए जाया करते थे। मराठे लूटते, उस लूट में से धन उनको भी मिल जाता। अब जब मराठों ने अपनी लूटपाट बंद की तो पिंडारियों ने मराठों को कहा कि साहब हम क्या करें? तो मराठों ने कहा देखो हम तो कर नहीं सकते, तो हमारा रोजी रोटी का जुगाड़ कैसे होगा? पिंडारियों ने कहा। तो मराठों ने कहा स्टार्टअप शुरू कर लो अपने लेवल पे, आत्मनिर्भर भारत है अब। तो भाई पिंडारियों ने अपने लेवल पे लूटपाट करनी शुरू कर दी। अब पिंडारी कहां लूटे? अंग्रेजों ने खूब सारा कब्जा हथिया लिया। इतने दिन तक तो अलग अलग राजाओं का क्षेत्र होता था, उन राजाओं के क्षेत्र में जाके पिंडारी लूट लेते। अब उनमें से कई राजाओं के साथ अंग्रेजों ने संधियां करके वहां पर अपना कब्जा कर लिया था। तो अब अंग्रेजों के क्षेत्रों में लूटपाट करनी शुरू की। अंग्रेजों के क्षेत्रों में लूटपाट करनी शुरू की तो लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल आया हुआ था उस टाइम। वो पहले वाला वॉरेन हेस्टिंग्स से याद रखना, अब लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे हम गवर्नर जनरल अलग से पढ़ेंगे पूरी। और उसने इन पिंडारियों का, पिंडारियों मान जाओ, मैं जूते मारूंगा तुम्हारे, और ये यहाँ पे पंगे लेने की आवश्यकता नहीं है। पिंडारी किसके मान जाए? तो अंग्रेज पड़े भाई, पिंडारियों को घेर के मारना शुरू किया। तो पिंडारी भाग के वापस मराठों के पास है, साहेब कभी आपका साथ दिया था, आपका नमक खाया था, सहायता करो हमारी। और मराठों को वापस लगा कि पिंडारी हमारी प्रजा है, इनको ऐसे कैसे कर सकते हैं। मराठों ने अंग्रेजों का भाई तुम पिंडारियों को ऐसे नहीं मार सकते, और ये पिंडारियों को मारने के लिए तुम हमारे क्षेत्र में क्यों घुस रहे हो? अंग्रेजों ने कहा चुपचाप पड़े रहो, और ज्यादा कोई छठ की चौदस करनी है ना तो पिंडारियों की तरफ से तुम हो रहा के देख लो। मराठों को लगा लड़ना जरूरी है, तो मराठे और युद्ध के अंदर कूद पड़े। तो तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध जो है वो पिंडारियों की समस्या के कारण शुरू होता है। इस बार अंग्रेजों ने मराठों को ढंग से धो के रख दिया। मराठों को बुरी तरीके से हराया इस युद्ध में। 1718 में युद्ध हुआ है, 3 युद्ध है। पर अंग्रेजों ने कहा मराठे बार बार क्यों आ जाते हैं लड़ने के लिए, क्या चक्कर है? तो कहा कि साहब इनके ना वो संघ बना हुआ है, और संघ में, संगठन में शक्ति है, तो ये बार बार आ जाते हैं। उन्होंने कहा संघ को भंग करो इनके। आज के बाद ये कोई संघ वंग नहीं है। कौन है तुम्हारा चीफ? तो कहा साहब ये पेशवा है। तो कहा आज के बाद पेशवा का तो पद ही खत्म है, कोई पेशवा बनेगा ही नहीं। तो कैसा ये बाजीराव कहां जाएगा? इस बाजीराव को पुन्ना तो रहने ही मत दो, पुन्ना रहेगा तो फिर मराठों की भावना जग जाएगी, और मराठे कल को कहेंगे कि भाई हमारा पेशवा इसके पक्ष में आ जाएंगे। तो इसको भेजो कानपुर। कहां पुना पड़ा है? ठेठ इधर कानपुर लाके पटका उसको। कानपुर के पास में गांव दिया उसको बिठूर, यहां बैठा रहे, और सुबह सुबह उठ के दूर दूर तक यूं तेरी जमीन है ये, और फीलिंग ले लिया कर जहां तक नजरें जाती है वह देश अपना है, और हम तेरे को पेंशन दे देंगे, पर तू पेशवा नहीं है, याद रखना, तू बाजीराव सेकंड ही, अब कोई पोस्ट नहीं तेरे पास। अंग्रेजों ने पेंशन देने शुरू कर दी। मराठे नाराज,
मराठों का ये क्या तरीका है, हमारे पेशवा कैसे हटा सकते हो, जनता नाराज। अंग्रेजों का रुको रुको इधर आओ, किसका था ये साम्राज्य स्थापित, किसने किया था? ये जो स्वराज है तुम्हारा, ये किसका था? और का महाराज छत्रपति शिवाजी का, शिवाजी राजे भोंसले उनका था ये। अच्छा, उनके बाद तो महाराज छत्रपति संभाजी, उसके बाद तो महाराज छत्रपति राजाराम, उसके बाद तो महाराज छत्रपति शिवाजी सेकंड छोटे थे तो ताराबाई ने चलाया, उसके बाद महाराज छत्रपति शाहू, उसके बाद नाम याद करना पड़ा महाराज छत्रपति राजाराम सेकंड, उसके बाद अभी तो पेशवा आ गए। अच्छा, मतलब तुम्हारे छत्रपतियों को हटा दिया, जिन छत्रपतियों ने स्वराज की स्थापना की, तुम्हें सर ऊंचा करके लड़ना सिखाया, उनका राज्य तुम्हारे पेशवा खा गए। हमने तो अच्छा काम किया इन पेशवाओं को हटाया, और हम तो चाहते हैं कि राज्य वापस छत्रपतियों के पास में आए। है कोई छत्रपति के परिवार का जिंदा व्यक्ति? और एक बच्चे को लेके आए, कहे ये साहब शिवाजी के उस लीनेज के अंदर आ रहा है, प्रताप सिंह नाम है इसका, शिवाजी का वंशज था प्रताप सिंह। अंग्रेज सतारा लेके गए, छत्रपतियों की राजधानी कौन सी? सतारा। सतारा लेके गए, बाकायदा प्रताप सिंह को राज सिंहासन पर बिठाया और कहा हम तो चाहते हैं छत्रपति बैठे, और जनता से लगवाए नारे, हमारा छत्रपति कैसा हो, प्रताप सिंह जैसा हो। जनता की जनता राजी। अंग्रेजों ने प्रताप सिंह को कान में धीरे से कहा हमारे बिना पूछे कुछ भी नहीं करेगा, हम बिठा रहे हैं। प्रताप सिंह ने कहा थैंक यू सर, आपने बिठाया ये ठीक है, वरना पेशवाओं ने तो हालत खराब कर दी थी, छत्रपति नाम की तो कोई चीज ही नहीं छोड़ी थी। तो इस प्रकार तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद मराठों को भी अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए थे। कल हम पढ़ेंगे कि मराठे क्यों हार गए, आखिर वो क्या कारण थे जिनकी वजह से मराठों का पतन हो गया था। थैंक यू।